रिपेल करेगा, ये इसको इधर, तो फोर्स तो ऐसे आ जाएगा। हमको तो फोर्स अंदर की तरफ चाहिए ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सके। इस पर इधर आ जाएगा, इस पर इधर। तो तीनों सेम नेचर का ले लें तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक नेगेटिव ले लें, दो पॉजिटिव, मतलब दो एक जैसा ले लें और तीसरा कोई अदर ले लें। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैसा भी ले लो। तो देखो इस पर तो दिख रहा है कि ये वाला पॉजिटिव इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इस पर फोर्स इधर आ गया। लेकिन इसका क्या, ये वाला नेगेटिव इसको ऐसे अट्रैक्ट किया और ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल कर दिया, इस पर फोर्स इधर आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम कि सब पर ऐसे अंदर की तरफ नेट फोर्स आ जाए, ये तभी पॉसिबल है जब हर पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं बन सकता है। चलते हैं आगे। हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक नया फंडा है। देखो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बात गौर करने लायक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। एक मास दूसरे मास पर दूरी से फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये हम लोग के लिए जादू से कम नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम मैजिक है ये। बट क्योंकि हम लोग शुरुआत से, जब से होश संभालें तब से ये देख रहे हैं, तो हमको बहुत ये अनयूजुअल नहीं लगता है, हम लोग इसको अडेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ये ऐसा ही है कि तुम किसी को दूर से ही धक्का दे दिए बिना टच किए, दिस इज इक्वलेंट टू दिस, या दूर से खींच लिए। जैसा कि हम लोग किसी सुपर हीरो के मूवी में उसका सुपर पावर देखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक मास दूसरे मास पर, या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर, या आयरन ऑब्जेक्ट पर दूर से ही फोर्स लगा देता है। तो ये सब फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स कहा जाता है। क्यों फील्ड फोर्स कहा जाता है, अभी बात समझ में आएगा। तो सवाल ये है कि ये हो कैसे पा रहा है, एक मास दूसरे मास पर या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कैसे ये फोर्स लगा पा रहा है। हम लोग मास के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, और यही बात हर जगह वैलिड होगा कि कैसे ये एक मास दूसरे मास पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है ना। तो फिर यहां पर जब सोचा गया तो एक कंसेप्ट आया फील्ड का। फील्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है। तो उसमें बताया गया कि क्या होता है कि हर मास अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट करता है, एक इनविजिबल इफेक्ट। वो इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो प्रेजेंट है बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा ही बात है कि जब तुम अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करते हो, नंबर डायल किए और किसी को कॉल किए, तो सामने वाले का फ़ोन बज गया। हो सकता है फ़ोन तुम्हारे पास में एक दूसरा फ़ोन रखा हो, या यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूसरी जगह फ़ोन रखा हो। तुम रिंग किए और वो फ़ोन वहाँ पर बजा। तो यहाँ से वहाँ तक ये ऐसा ही कि तुम उसको कांटेक्ट किए, तुम उसको अफेक्ट किए यहाँ से वहाँ तक, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से वहाँ तक गया है। क्या? रेडिएशंस। यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, एट द सेम टाइम तुम्हारा मोबाइल रिसीव भी कर रहा है, बट वो रेडिएशन तुमको दिख नहीं रहा है। सिग्नल तो गया है। पहले वायर वाले फ़ोन हुआ करते थे, अब वायर नहीं है, सब कुछ वायरलेस टाइप का हो रहा है।
तो वायरलेस में कुछ तो प्रोपोगेट कर रहा है ना, तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा सिग्नल तो जा ही रहा है। वो सिग्नल क्या तुमको दिख रहा है? नहीं, वो सिग्नल दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर सिग्नल दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल है ही नहीं। सिग्नल्स तो है, एग्जैक्टली ये सिग्नल्स भेज रहा है। हर पार्टिकल एक मोबाइल की तरह है, जो सिग्नल भेजता भी है और सिग्नल रिसीव भी करता है। कौन सा? ग्रेविटेशनल सिग्नल्स। इन ग्रेविटेशनल सिग्नल्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मास जो है ना अपने सराउंडिंग में, बस होता क्या है कि तुम मोबाइल में जब कॉल लगाते हो तब वो जाता है सिग्नल्स, यहाँ पर ये लगातार एक मास अपने सराउंडिंग में इफेक्ट जनरेट करके रखा है, और ये इफेक्ट इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो जैसे हम एक मास हैं, मेरा इफेक्ट, हम अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करके रखें, फील्ड को एक इफेक्ट समझ लो, सिग्नल्स हम पूरे सराउंडिंग में फैला रखे हैं। अब उस सराउंडिंग में जैसे ही कोई दूसरा मास आएगा, वो उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा, उस फील्ड को महसूस करेगा, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उन सिग्नल्स के थ्रू। उन सिग्नल्स को तुम थ्रेड समझ सकते हो जो यहाँ से निकल रहा है, रस्सी टाइप का समझ सकते हो। तो वो एक फील्ड है जो कि दिख नहीं रहा लेकिन है। तो ये मास अपने सराउंडिंग में इफेक्ट जनरेट करके रखा है। कहाँ तक? इसका इफेक्ट इन्फिनिटी तक है ना, कोई सीमाएं नहीं है इसके इफेक्ट की। हाँ, बस ये है कि जितना दूर जाएंगे इसका इफेक्ट उतना डाइल्यूट होते जाएगा, है ना, उतना वीक पड़ते जाएगा, लेकिन इफेक्ट रहेगा। तो जब इसके इफेक्ट में कोई दूसरा मास आता है तो वो इस इफेक्ट के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस इफेक्ट का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये इसका नहीं, इसका भी है, ये भी अपने सराउंडिंग में इफेक्ट जनरेट कर रखा है। अगर खाली ये जनरेट कर रखा होता, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, बहुत ऑब्वियस सा बात है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मान लो खाली यही इफेक्ट जनरेट करता और ये नहीं करता, तो इसके द्वारा इस पे तो फोर्स लगता है, खाली इसका इफेक्ट है और इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके द्वारा इस पे तो फोर्स लगता, लेकिन वो तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता ना, फोर्स दोनों एक्सपीरियंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने सराउंडिंग में इफेक्ट जनरेट करके रखा है, और इसके सराउंडिंग में ये पार्टिकल है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके फील्ड की वजह से, और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके फील्ड की वजह से। तो ऐसे हर मास अपने सराउंडिंग में इफेक्ट जनरेट करके रखा है। जो जितना भारी मास है उसका इफेक्ट उतना स्ट्रांग है कंपैरिजन टू स्मॉल मासेस। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। और तुम्हारा भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, हर ऑब्जेक्ट का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। तुम अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट, और वो इफेक्ट इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, उस इफेक्ट में जो भी आएगा वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे फील्ड में, हम भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये और बाकियों के फील्ड में भी बाकी सब भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। अर्थ भी इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हम सब के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स किसका है? अर्थ का। क्यों? उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? भाई इसके द्वारा सराउंडिंग में इफेक्ट जनरेट किया हुआ है इस मास के द्वारा। तो यहां पर या यहां पर हम बोल रहे हैं कि यहां पर वो इफेक्ट स्ट्रांग होगा, यहां पर थोड़ा वीक होगा, यहां थोड़ा और वीक होगा। तो किसी जगह पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना है, मेजरमेंट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। भाई यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो कितना ज्यादा है, इस बात को मेजर तो करना पड़ेगा। तो जब हम लोग मेजर करते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वैल्यू है किसी पॉइंट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक इफेक्ट है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस इफेक्ट का मेजरमेंट है कि भाई यहां पर ये इफेक्ट इतना है। बात समझ में आया? और
अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आगे अब फोर्स का जो कैलकुलेशन है, हम लोग देखेंगे कि फोर्स का जो भी कैलकुलेशन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में ही किया जाएगा। और ये जो फील्ड का फंडा है ये हर उस जगह पर है जहां पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लगता है। चार्जेस के टर्म्स में हम लोग इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेट वाले केस में हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो जहां भी बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है वहां पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि दूसरे पार्टिकल को अफेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर। ग्रेविटेशनल फील्ड तो समझ में आ गया, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका मेजरमेंट है। तो क्या है उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। फोर्स experienced by a unit mass gravitational force. Gravitational force experienced by a unit mass at a point is gravitational force intensity at that point. Gravitational force experienced by a unit mass at a point is gravitational field intensity at that point. अब यहाँ से एक बड़ा ही बढ़िया सा बात हम लोग को समझ में आने वाला है। देखो, ये कोई एक मास है m, ठीक है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? इसके सराउंडिंग में और बहुत सारा मासेस होगा, है ना। तो इसके सराउंडिंग में आसपास जो भी मास है वो सबका मिलाकर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर F लग रहा है, ड्यू टू ऑल द मासेस इन इट्स सराउंडिंग। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज F। तो अगर m मास पर F फोर्स लग रहा है तो यूनिट मास पर, यहां अगर यूनिट मास रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F/m। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास एट ए पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो किसी जगह पर यूनिट मास के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, और इसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा। फोर्स अपॉन मास लिखा हुआ है। तो अब इससे अगर हमको F लिखना हो, m को उठाकर इधर ले जाते हैं तो F हमको दिख रहा है m इंटू जी। ये देखते ही हम लोग को तो लगता है अरे ये तो वेट लिखा हुआ है, मास इंटू जी। यही तो हम लोग अर्थ के द्वारा आज तक फोर्स लिखते आए थे, m इंटू जी। हम इसी बात के लिए बोल रहे थे कि अभी हम लोग को एक बात समझ में आने वाला है कि ये g क्या चीज है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं अर्थ के लिए। एक्चुअली में वो अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जिसका की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी है। 9.8 न्यूटन पर केजी है, या इसी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेम ही बात है, एक ही यूनिट आएगा। अब इसका मतलब समझना, जो आज तक तुम m इंटू जी, जिसको तुम g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते थे, वो एक्चुअली में अर्थ के द्वारा अपने सराउंडिंग में जनरेट किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। सोच कर देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या दे रहा है कि यूनिट मास पर कितना फोर्स लगेगा। तो भाई 9.8 न्यूटन पर केजी लगेगा।
तो तुम्हारा मास अगर 10 kg है तो 10 इंटू 9.8 कर दिए, इसको हम लोग कभी कभी 10 भी ले लेते हैं। तुम्हारा मास 60 kg है तो 60 इंटू 9.8, तो ये 9.8 न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। देखने में इसका यूनिट एक्सेलरेशन जैसा भी लग रहा है। तो जिसको हम लोग बचपन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो एक्चुअली में अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। और आगे हम लोग इस बात को समझेंगे कि हम लोग तो धरती के एकदम पास में हैं, तो यहाँ इसका वैल्यू 9.8 है। अगर हम यहाँ से कुछ किलोमीटर ऊपर चल जाएं, 400, 500, 1000, 2000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तब वहाँ ये वैल्यू 9.8 नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियस सा बात है, दूरी के साथ ही ये डाइल्यूट होता है इफेक्ट। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर 9.8 है। कुछ किलोमीटर ऊपर कुछ कम होगा, और ऊपर जाओगे और कम होगा। तो वहां पर अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स थोड़ा कम महसूस होगा, और ऊपर जाओगे और कम महसूस होगा। तो खैर वो आगे का बात है, उसको हम लोग समझेंगे। तो बस अब ये बात समझने का है कि अब तुम फोर्स को, अगर तुमको यहां का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है, इस जगह पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g है, तो यहां अगर m मास को रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, m इंटू जी। क्योंकि g का मतलब क्या है, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। बात समझ में आया? तो अब आगे जब भी फोर्स का कैलकुलेशन है, फोर्स का कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा अगर हम लोग ये सारा कैलकुलेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में करें। हमको बस किसी भी जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता हो और हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को मतलब इस वाले चीज का अगर इस्तेमाल समझना है, आगे फोर्स अब हम लोग ऐसे ही लिखने वाले हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका यूज समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग के सामने क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ये चीज कैसे आसान कर सकता है। जैसे कि एक रॉड है, मास m, लेंथ l, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास m है। फाइंड ग्रेविटेशनल, अभी हम इस g का जो कंसेप्ट है इसका यूज समझाने वाला है। g क्या है ये तो समझ में आ गया, g का यूटिलिटी समझ में आएगा हम लोग को। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट मास m ड्यू टू द रॉड। रॉड की वजह से इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये हम लोग को बताना है। अब क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमको बताता है वो है एक पॉइंट मास के द्वारा दूसरे पॉइंट मास पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, यहां तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट मासेस है जो इस पे फोर्स लगाएगा। तो अगर हमको इस मास पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एक पॉइंट मास का बहुत सारा टुकड़ा करेंगे। हर एक पॉइंट मास का ये इस पे कितना लगा रहा है, फिर ये कितना लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, हर एक टुकड़े के द्वारा उस पर कितना लगाया जा रहा है सबको ऐड करना होगा। मतलब यहां पर हमको इंटीग्रेट करना होगा। सॉल्व करके देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक पॉइंट मास के द्वारा दूसरे पॉइंट मास पर कितना लगता है वो बता रहा है। यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx जिसका मास हो गया dm, ये एक पॉइंट मास हो गया, इसके द्वारा इस पर कितना लग रहा होगा
तो वो लग रहा होगा G इंटू एम इंटू डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इस पर। अब ऐसे सारे पार्टिकल्स का फोर्स उस पर ऐड करना है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। डीएम का वैल्यू क्या है, तो डीएम हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, एम बाई एल इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो डी एफ इज इक्वल्स टू जी एम बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। सो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का लिमिट कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट यहां पर है, यहां से कितने आर डिस्टेंस पर, और आखिरी टुकड़ा कहां पर है, यहां पर। हम लोग ये डिस्टेंस एक्स लिए हैं, तो पहला एलिमेंट यहां आर पे मिला और आखिरी एलिमेंट आर प्लस एल पर। तो आर से लेकर आर प्लस एल, तो हम लोग हर एक पार्टिकल का फोर्स उस पर लिखकर ऐड कर दिए। तो ये आ गया जी एम एम बाई एल, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, आर से लेकर आर प्लस एल। अरे इसको ऊपर ले जाओगे, एक्स टू द पावर माइनस टू लिखा हुआ है, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन से इंटीग्रेशन हो गया। सो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई एल, ये माइनस बाहर ले लिए, वन बाई आर प्लस एल माइनस वन बाई आर। तो वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एल, माइनस अंदर ले गया तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये भी समझते हैं। सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जी, छोटा वाला जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर वो सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो बता दिया कि भाई दो पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला फोर्स, लेकिन अब ये सिचुएशन आया तो हमको क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट। इस पर फोर्स लिखना है तो ये कितना लगा रहा है, 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 सबको लिखकर हम लोग ऐड कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए। अब सोचो एक और एग्जांपल यहां पर हम ले कि भाई ये एक सॉलिड स्फीयर है, कुछ भी हो सकता था, कोन ले लिए, डिस्क ले लिए, कोई भी, और सामने ये एक पार्टिकल है, कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो अब क्या करोगे, इसका एक एक पार्टिकल का, और मामला यहां और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एक एक पार्टिकल उस पर कितना फोर्स लगा रहा है सबको लिखकर वेक्टोरियली ऐड करना होगा, तब इस स्फीयर के द्वारा इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा। लेकिन ये काम बहुत मेहनत वाला होने वाला है। बट अब जरा सोच कर देखो एक बार, ये काम तो हम लोग डेली करते हैं और बहुत आसानी से करते हैं। कैसे, ये स्फीयर हो गया अर्थ, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, और वो पार्टिकल हो गए हम लोग, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये अपना वेट ले लो, तुम सब्जी तोल रहे हो, कुछ भी, जिस भी चीज का वजन कर रहे हो, है ना, तो उस पर जो हम लोग फोर्स देख रहे हैं, इस पर फोर्स देख रहे हैं, किसी भी चीज पे फोर्स देख रहे हैं, तो हम लोग अर्थ के द्वारा लगने वाला जो इस पे फोर्स है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो सीधा हम बोलते हैं इस पे तो m इंटू जी लगेगा। व्हाट इज जी, इस सॉलिड स्फीयर जो कि अर्थ है, इसके द्वारा इस जगह पर कितना इफेक्ट जनरेट करके रखा गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको मालूम है, किसी ने बता दिया है कि भाई इसके द्वारा जो, अर्थ के द्वारा जो इफेक्ट है वो 9.8 न्यूटन पर केजी है। बस हो गया। अब बार बार थोड़ी ना कैलकुलेट करना ये सब, हम लोग को कोई चीज पे, अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रही है तो सीधा हम m इंटू जी लिखते हैं, जी का वैल्यू अपने को पता है। एक एक पार्टिकल का फोर्स लेके इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं।
तो m इंटू जी यूज कर रहे हैं, जी m1m2/r² के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। बस ये g हम लोग का निकाला हुआ है। अगर सोचो ऐसे ही इस रॉड का हमको यहां पर g पता होता, इस रॉड के द्वारा इस जगह पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये पता होता, तो हम क्या कर देते, हम बोलते अगर इसका यहां पर इफेक्ट g है, g का मतलब यूनिट मास में लगने वाला फोर्स, तो यूनिट मास पर इतना लग रहा है तो m मास पर कितना लगेगा, m इंटू जी। इसका इफेक्ट यहां पर अगर g होता तो इस पे लगने वाला फोर्स हम लोग m इंटू जी बोल देते। तो अब हम लोग को जिन जिन ऑब्जेक्ट से पाला पड़ने वाला है, अगर वहां पर उनका अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मून पर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का 1/6 है ना, अर्थ पे g है तो मून पे g/6 है, तो मून पे भी हम किसी का वेट बता सकते हैं क्योंकि हमको उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता है, हमको इंटीग्रेट करना ही नहीं है। तो ये है इसका यूटिलाइजेशन कि अगर हमको g पता है तो हम m इंटू जी करके फोर्स लिख देंगे। और अब हम लोग को ऐसे ही कोई सामने स्फीयर है या रॉड है या डिस्क है या रिंग है, उसके सामने कोई पार्टिकल रखा है, उस पर फोर्स लिखना पड़ेगा। तो बार बार ये इंटीग्रेट करने के बजाय एक बार किसी तरीके से या तो हम जी का वैल्यू हमको कोई बता दे या हम निकाल लें या कहीं से पढ़ के याद कर लें, तो बस वो जी का वैल्यू मालूम होना चाहिए, फिर तो हम आराम से फोर्स लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये बात समझ में आया, और इसका यूज़ भी समझ में आया कि ये कितना फ़ायदे का चीज़ हो सकता है। तो अब हम लोग ज़रा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना सीखते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करना अगर आ गया, हो सकता है ये कैलकुलेट करने में हमको मेहनत करना पड़े, लेकिन एक बार का मेहनत है, एक बार जी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो बस उसको याद रख लिया जाए। अब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डेफिनेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट मास की वजह से देखते हैं। पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये एक पॉइंट मास है। हम लोग को पता है कि जितना दूर जाएंगे इफेक्ट उतना डाइल्यूट होगा, है ना, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट आएगा, खैर जो भी आना है अभी आ जाएगा। हमको अब सबसे पहले सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, एक पॉइंट मास। पॉइंट मास अपने सराउंडिंग में इफेक्ट तो जनरेट करके रखा है, उसका वैल्यू कितना है। तो पॉइंट मास के द्वारा r डिस्टेंस पर